वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिप्यूटी स्पीकर के बारे में है। लोकसभा के कांग्रेस ने अभी हाल ही में कैंपेन स्टार्ट किया है डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए लोकसभा में। देखिए, सामान्यतया जो डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती है वो अपोजिशन पार्टी को ही ऑफर की जाती है। इन दैट केस कांग्रेस अपने जो मेंबर हैं उनको इस पोस्ट के लिए कैंपेन करेंगे। आर्टिकल 39 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों के इलेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है डिप्यूटी स्पीकर का लोकसभा में, जो वैसे तो सिंबॉलिक ही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। रियल अथॉरिटी तो इनके पास बहुत ही कम होती है या एक्सेप्शनल केसेस में आ जाती है, अगर कोई जो स्पीकर की पोस्ट है वो खाली हो जाए किसी भी कारण से। जब ये डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पर आ जाते हैं तो इन्हें अपनी पार्टी से रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती ओरिजिनल पार्टी से। यद्यपि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इम्पार्शियल रहेंगे, मतलब अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त जो पार्टी इंक्लाइनेशन है वो शो नहीं करेंगे, बट फिर भी ये आवश्यक नहीं कि वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर दें। रोल एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो बीमारी की वजह से या मृत्यु की वजह से अपना पद खाली कर देते हैं तो, या फिर वो छुट्टी पर चले जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो जो डिप्यूटी स्पीकर हैं वो उनके पद पर आ जाते हैं। यूजुअली डिप्यूटी स्पीकर का जो चुनाव है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है उसमें कर लिया जाता है। बाई कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी को ये पोस्ट ऑफर की जाती है। ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक ये लोकसभा के मेंबर हैं। या तो वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तब भी उनका ये पद समाप्त हो जाएगा, या वो रिजाइन कर दें। जब उन्हें रिमूव करने की बात आती है, रिमूवल के प्रोसेस में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑल द देन मेंबर्स। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितनी वैकेंट सीट हैं हम उन्हें माइनस कर देते हैं, फिर जो मेजोरिटी मिलती है उसे इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए कि राज्यसभा में 245 सीट्स हैं लेकिन 45 लोग अब्सेंट हैं, तो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी संख्या है 200, तो जो इफेक्टिव मेजोरिटी निकलेगी दैट विल बी 50% + 1 यानी कि 101। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है। अगला आर्टिकल हमारा एडजर्नमेंट मोशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक फर्म की सहायता से कुछ की इंडियन पर्सनालिटीज के ऊपर सर्विलांस स्टार्ट कर दिया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के अंदर एडजर्नमेंट मोशन मूव कराया गया। चूंकि कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडजर्नमेंट मोशन क्या है। इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एडजर्नमेंट मोशन अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। ये केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये उन बातों पर चर्चा करता है अगर मान लो पार्लियामेंट पर किसी भी टॉपिक पर चर्चा चल रही होगी, लेकिन अचानक से कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात आ जाती है, उसके ऊपर चर्चा करना है और जो भी चर्चा अभी चल रही होगी पार्लियामेंट में उसको रोक देना है। उस चीज़ के लिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। चूंकि एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ एक एलिमेंट ऑफ सेंसर लेके आता है, इसीलिए इसको राज्यसभा में एज ए डिवाइस यूज़ नहीं किया जा सकता। अब ये एलिमेंट ऑफ सेंसर कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें ये समझाना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, देखो उसके राज में कैसे हो रहा है ना। तो इस तरीके से अगर कुछ होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी चूंकि एलिमेंट ऑफ सेंसर है, इसीलिए राज्यसभा इस डिवाइस का यूज नहीं कर सकती है। एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए लोकसभा के अंदर कम से कम ऐसे 50 मेंबर होने चाहिए जो कि इस बात पर सहमति जताते हैं। वो अपना प्रस्ताव स्पीकर के पास लेके जाते हैं और स्पीकर देखता है कि ठीक है 50 लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर स्पीकर को लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो वो उनको एडमिट कर लेता है और वो एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर बात करते हैं। नहीं होता तो फिर वो वहीं पर खारिज कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस डिस्कशन में ये बात तय हो जाती है कि चूंकि ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो इस पर कम से कम 2.5 घंटे तो बात होनी ही चाहिए, मतलब 2.5 घंटे से कम इस पर बात नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी इस मोशन को लाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बात करके एडजर्नमेंट मोशन लेके आ सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि जो भी मैटर एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में रेज किया जाएगा वो अपने आप में डेफिनिट होना चाहिए, वो फैक्चुअल होना चाहिए
और पब्लिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ अर्जेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात आप लेके चले आए, एक मैटर से ज़्यादा उसमें बात इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने ABCD ऐसे 4-5 बातें मिलाकर एक बात बना दी और बोला कि इसके अंदर अब इंपॉर्टेंस हो गया। ऐसा नहीं, हम सिंगल मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। ए पर बात करें तो केवल ए पर ही बात करेंगे, उसका कुछ हाल फिलहाल में संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल पुरानी कोई बात थी आप उसको उठा के लेके चले आए। और क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज रेज नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का कोई मेंबर है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर दिया गया कि अरे इन्होंने अपना पावर मिसयूज कर लिया, उस पर तो प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हैं ना। ऐसे मोशंस को हम एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में नहीं लेके आएंगे। या फिर अगर सेम सेशन में, मतलब कि उसी सत्र में अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है तो उसी बात को वापस से एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में हम नहीं ला सकते हैं। अगली बात कि ऐसा किसी भी मैटर पर हम डिस्कस नहीं करेंगे जिस पे कोर्ट का वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। मतलब कि कोर्ट के एडजुडिकेशन के अंडर में है, वो अभी चल रहा है, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाया है और हम उस पर चर्चा करने बैठ गए। ऐसा एडजर्नमेंट मोशन, उस टॉपिक पर एडजर्नमेंट मोशन हम नहीं ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई भी मोशन, मतलब ऐसी कोई भी बात हो जिसको हम लोग किसी दूसरे मोशन के थ्रू रेस कर सकते हैं, तो हम उसको एडजर्नमेंट मोशन के अंदर में नहीं लेके आएंगे। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा फेज अनाउंस किया है। क्या ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में देखो, सरकार डेवलपमेंट की दिशा में जो प्रयास लगाती है उन प्रयासों में कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। समझ गए? मतलब हर एक गेस्टेड ऑफिसर जो है उसको देखो एक ग्राम पंचायत असाइन कर दी जाती है। वो गेस्टेड ऑफिसर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है, फीडबैक लेता है कि आपके कंसर्न्स क्या हैं, क्या क्या समस्याएं आप फेस कर रहे हो, कैसे और बेहतर डेवलपमेंट आपके एरिया में लाई जा सकती है, डेवलपमेंट संबंधित नीड्स क्या हैं, आपके एरिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक गेस्टेड ऑफिसर जिसको ग्राम पंचायत असाइन की गई है इकट्ठा की जाती है। अब देखो, गवर्नमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो गवर्नमेंट आपको पता है ज़्यादा बेहतर ढंग से स्कीम्स बना सकेगी। जिस प्रकार से सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं आम जनता को, उस सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है कि आखिरकार कमियां क्या हैं, जनता को सरकार की स्कीम्स का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये सारा जो फीडबैक है सरकार को मिलेगा और सरकार उसी हिसाब से एक्ट करेगी। मतलब जनता को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस प्रोग्राम में पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स का फीडबैक लिया जाता है। 3 फेस हैं इस प्रोग्राम के। फेस 1, सबसे पहले तो लोगों की जो समस्याएं या फिर डिमांड्स हैं उनको समझना। फेस 2 में पंचायत को पावर देने पे फोकस करना, ये समझने की कोशिश करना कि पंचायत कैसे काम कर रही हैं, पंचायत की क्या समस्याएं हैं, पंचायत की क्या डिमांड्स हैं। और फेस 3 में जो समस्याएं हैं पंचायत की या फिर लोगों की, जो फेस 1 और फेस 2 में आइडेंटिफाई की गई, उनको एड्रेस करने पे फोकस करना। और अभी इस प्रोग्राम का कौन सा फेस अनाउंस किया गया है? तीसरा फेस। मतलब समस्याएं लोगों की और पंचायत की आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, अब तीसरे फेस में उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अगला आर्टिकल है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 के बारे में है। यहां पर देखिए, राज्यसभा में अभी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 पास हो गया है। इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस को आपस में मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड सेंटर बना दिया जाएगा और उसे नाम दिया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इसे जामनगर, गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। यह पहला आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट होगा जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस इंस्टीट्यूशन का? ऑब्जेक्टिव तो पहला तो ये होगा कि मेडिकल एजुकेशन में जो आयुर्वेदा और फार्मेसी है उसके टीचिंग पैटर्न को डेवलप किया जाए, और दूसरा ये होगा कि जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, पर्सनल्स की ट्रेनिंग है आयुर्वेदा की सभी ब्रांचेस में, उनको इंश्योर किया जाए। कंपोजिशन क्या होगा इस इंस्टीट्यूट का? इसमें 15 मेंबर होंगे। आपको सभी को तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मिनिस्टर ऑफ आयुष इसमें होंगे, दैट्स ट्रू। इसके अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे। ये भी आप देख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ टेक्निकल हेल्थ, हेड ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्टर ऑफ आयुष के होंगे। गुजरात की सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में सेक्रेटरी हैं वो भी होंगे।
डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा होंगे और कुछ आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो आप ये 2 बातें भी याद रख पाएँ तो इतना काफ़ी होगा। देखिए फंक्शंस इंस्टीट्यूट के क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग्स आयुर्वेदा में इंक्लूडिंग फार्मेसी प्रोवाइड करवाएंगे। कोर्स एंड करिकुलम डेवलप करेंगे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आयुर्वेदा के फील्ड में। इंस्टीट्यूशन को जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर सोर्सेज से मिलेगी और जो फंडिंग है उसे ऑडिट किया जा सकेगा कैग के द्वारा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। कई बार यूपीएससी सिंपली पूछ लेती है क्या, तो एनजीओ है। लोक अदालत के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा के एक डेली वेज वर्कर ने हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ लोक अदालत में केस कर दिया है। उनका आरोप यह है कि उन्होंने बार बार प्रयास किया, 21 बार प्रयास किया, लेकिन उन्हें आधार कार्ड नहीं मिल पाया। मल्टीपल टाइम्स वो जाते हैं, उनकी पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं, लेकिन उनका टेक्निकल इश्यूज की वजह से थंबप्रिंट वगैरह या फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लिया जा पाता है। तो वो बहुत परेशान हो गए हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कि आप प्राइम मिनिस्टर को भी श्यू कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया भी। तो खैर ये तो एक इशू है जिसकी वजह से लोक अदालत न्यूज़ में आया। हमसे प्रश्न इस मुद्दे पर तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, बट लोक अदालत पर प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब एक अतिरिक्त तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने मामले निपटा सकते हैं। ऐसे मामले जो या तो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं या कोर्ट में जाने वाले हैं। मुद्दे की बात यह है कि लोक अदालत में जो मुद्दे सुलझाए जाते हैं वो आम सहमति से सुलझाए जाते हैं, यानी कि यहां पर कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है एमिकेबली। दोनों पार्टीज की सहमति से उस मुद्दे का एक सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। स्टैच्यूटरी प्रोविजंस की बात करें तो इसे लोक अदालत को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत स्टैब्लिश किया जाता है और इन्हें एक स्टैच्यूटरी स्टेटस भी दिया गया है बिकॉज ये बाई लॉ एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। फाइनल अवार्ड की बात करते हैं। लोक अदालत ने जो जजमेंट दे दिया उसकी जो वैल्यू है वो सिविल कोर्ट के वर्डिक्ट के इक्विवेलेंट होती है और सभी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है, क्योंकि लोक अदालत में केसेस जाते ही तब हैं जब दोनों पार्टीज इस बात पर सहमत हों कि हम लोग आम सहमति से इस निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो जब आपने पहले ही यह स्वीकार किया था कि जो भी निर्णय आएगा उसे हम आम सहमति से स्वीकार करेंगे, फिर आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ये ऑल पार्टीज पर बाइंडिंग होता है, मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। अब इस बाइंडिंग को लोग कई बार गलत सेंस में ले लेते हैं। बाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वापस से केस नहीं कर सकते। बाइंडिंग का मतलब यह है कि आप वापस से अपील नहीं कर सकते। अपील नहीं करने का क्या मतलब है? मतलब आप सेशन कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि सर जी लोक अदालत ने हमारा ये डिसीजन दिया था, हम इस पर असहमत हैं, हम आपके यहाँ अपील करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकते। लोक अदालत का जो डिसीजन है वो फाइनल है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानने को तैयार हैं तो डेफिनेटली आपके पास राइट है, जाइए आप लीगल प्रोसीजर स्टार्ट करिए। फिर आप कोर्ट में जैसे नॉर्मल केसेस शुरू किए जाते हैं वैसे केस शुरू करिए। यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोक अदालत एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब समझ में आ गया ना कि लोक अदालत के डिसीजन बाइंडिंग है। इसका मतलब कि आप केस नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, वापस से अपना केस फाइल कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर के तहत। जो कोर्ट फीस है, लोक अदालत में कोई फीस नहीं ली जाती। इनफैक्ट अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आपने वहां पे फीस जमा करी थी, लेकिन आपका केस जो है वो लोक अदालत में अल्टरनेटिवली फाइनल हो गया, तो जो कोर्ट में आपने फीस जमा करी थी वो भी आपको वापस मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी। मतलब लोक अदालत में मामलों को सलटाना काफ़ी आसान होता है और खर्चीला नहीं होता है। कौन कौन से केसेस लोक अदालत में जा सकते हैं? कोई भी ऐसा केस जो कोर्ट में पेंडिंग है, कोई भी ऐसा केस जो कोर्ट में जाने वाला है, आप उसे पहले भी लोक अदालत में ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोक अदालत में केसेस को एमिकेबली यानी कि आम सहमति से कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस लोक अदालत में नहीं जा सकता जो कि कंपाउंडेबल ना हो, नॉन कंपाउंडेबल हो। कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसको आम सहमति से सुलझाया जा सकता है, जैसे जमीन का विवाद, जायदाद का विवाद या फिर मैरिटल मैटर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर, रेप। ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इसमें जो गिल्टी है उसे सजा मिलेगी। ऐसे ऑफेंसेस लोक अदालत में नहीं जा सकते। मतलब कोई भी ऐसा अपराध जो कंपाउंडेबल नहीं है वो लोक अदालत में नहीं जा सकता। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया। मिशन कर्मयोगी ये हमने वैसे एडिटोरियल की डिस्कशन में तो डिस्कस किया था, बट ये प्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट ये है, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी को लिए अप्रूवल दिया है। क्या ये मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनाने के लिए है? ये मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी मतलब उद्देश्य इस मिशन को लॉन्च करने का ये है, हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बने, इमेजिनेटिव और प्रोएक्टिव बने, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव बने, प्रोफेशनल
एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। ये सारी क्वालिटीज़ सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए। आमतौर पे देखो हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेम चीज़ को बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता है। अगर यूनिफिकेशन होगा सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में तो बेहतर ढंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकेगी, स्टैंडर्ड्स सेम होंगे और रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो इस मिशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? देखो एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, और इस पोर्टल को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड होगी। यहां पर देखिए, तो पोर्टल पे सारा कंटेंट मिलेगा सिविल सर्वेंट्स को। सिविल सर्वेंट्स उस कंटेंट की सहायता से चीज़ें सीख सकेंगे, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी, मतलब बेसिक बात करने की स्किल्स और इसके साथ साथ जो एक्सपर्टीज़ होती है किसी मामले से संबंधित, जैसे कोई वाटर स्फीयर में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता है, कोई डिफेंस संबंधित मामलों में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता है, हर प्रकार की एक्सपर्टीज़ हासिल की जा सकेगी इस पोर्टल की सहायता से। 3 बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। सबसे ऊपर तो देखो होगी ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, इसमें सिलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे। ये जो बॉडी होगी ना सबसे ऊपर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये अप्रूवल देगी, मतलब सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित किसी प्रोग्राम को अप्रूवल देना है तो ये ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल उस प्रोग्राम को अप्रूवल देगी। उसके बाद बीच में होगी कोऑर्डिनेशन यूनिट, इसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें कुछ सिलेक्ट सेक्रेटरीज और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होंगे। सबसे नीचे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये काम करेगी, मतलब एक्चुअल में इस मिशन की देखरेख का काम ग्राउंड लेवल पे इसी कमीशन के पास होगा। इस कमीशन में रिलेटेड फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे, ग्लोबल प्रोफेशनल्स होंगे। ये कमीशन प्रिपेयर करेगा और मॉनिटर करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को। इवन गवर्नमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी ऑडिटिंग भी इसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा की जाएगी। ये फंडिंग है, 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी आने वाले 5 सालों में और इसके लिए पैसा एलोकेट किया गया है 510 करोड़। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली मिशन कर्मयोगी के बारे में। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है, एनएचआरसी। हाल फिलहाल में एनएचआरसी ने असम गवर्नमेंट को, एक वृद्ध इंसान पिछले साल एक्चुअल में विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का था और ये बीफ बेच रहा था अपने टी स्टॉल पर, इसके लिए इसको बहुत मारा पीटा गया था। इसकी भरपाई के लिए एनएचआरसी ने असम गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए जुर्माना देने की बात की है इस इंसान को। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि एनएचआरसी के पास इतनी पावर है कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बोल सके। इस न्यूज़ से तो हमें इतना ही लेना था। फिलहाल हम एनएचआरसी के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनएचआरसी एक प्रकार की स्टेचुटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत बनाया गया है। 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी बनाया गया था। साथ ही साथ इसी एक्ट के अंदर में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी बनाने की बात की गई है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन है जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को एक 6 मेंबर की कमेटी है जो कि रिकमेंड करती है। ये 6 मेंबर की कमेटी कौन कौन रहता है इसमें? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इस कमेटी के हेड हैं, लोकसभा का स्पीकर है, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है और लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा और राज्यसभा से, और साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर हैं। ये लोग 3 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या फिर जब तक इनका 70 साल का उम्र नहीं हो जाता, मतलब कि या तो 3 साल इनकी सर्विस खत्म हो जाए या फिर 70 साल, जो भी पहले आएगा वो उनका टर्म और रिमूवल का बात बता देगा। एनएचआरसी एक्ट के अंतर्गत ये भी लिखा गया है कि इनको अगर हमें रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इनको रिमूव कर सकता है, लेकिन जो 2 बेसिस बताए गए हैं इसमें है एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और प्रूव्ड इनकैपेसिटी का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाएगा, प्रेसिडेंट उनको रेफर करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बैठाएगा, अगर एलिगेशन सही हैं तो ही ये प्रेसिडेंट को बोलेगा कि हाँ अब आप इनको रिमूव कर सकते हो। अगला आर्टिकल हमारा पार्लियामेंट्री कमिटीज से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में लोकसभा के अंदर में 17 बिल्स कमिटीज़ को रेफर किए गए हैं। बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होते हैं। देखो, जो भी बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में वो बहुत बल्कि होते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये लेजिस्लेचर के ऊपर या फिर लेजिस्लेचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको पूरा बैठ के आराम से एक एक पेज पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़ें और उनको गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में डिस्कस करें। इसीलिए ये कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर में जो भी ऐसे लेंथी बिल्स होते हैं या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं जिनके हर एक प्रोविज़न को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उनको हम लोग कमिटीज़ को सौंप देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, उसको डिसाइफर करें कि ये क्या कहना चाहता है। कुछ भी प्रोविजंस अगर गलती से कुछ भी इधर उधर लिख दिए गए हैं तो उनको करेक्ट करें। हमारे करेंट सिनेरियो में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं उनके लिए सजेशंस दें। इस तरीके से पार्लियामेंट्री का काम बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 118 क्लॉज 1 के अंदर में 2 प्रकार के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात की गई है। एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक है एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक प्रकार की परमानेंट काइंड ऑफ कमेटी है जो कि हर साल बनती है, ठीक है, और ये हमेशा रहेगी, मतलब एक जैसे ही खत्म होगी दूसरी बन जाएगी। जो एडहॉक कमिटीज़ होती हैं ये टेम्पररी नेचर की होती हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें इनकी ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो तुरंत से एडहॉक कमेटी के अंदर में उनको बना के उनका काम दे दो। एक बार वो काम ख़त्म हो जाता है तो एडहॉक कमेटी भी ख़त्म हो जाती है। कमिटीज़ का क्लासिफिकेशन पार्लियामेंट के अंदर उनके काम के ऊपर या फिर उनकी मेंबरशिप में कौन कौन है या फिर उनका टेन्योर कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। इसका बेसिक टास्क ये है कि ये बिल्स, बजट और मिनिस्ट्रीज़ के पॉलिसीज़ को एग्जामिन करती है। ये ऐसे अगर हम बात करें तो लगभग 24 ऐसी कमिटीज़ हैं जो कि काम करती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के वर्किंग के लिए। ऐसे हर एक कमिटीज़ में 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। इनका टेन्योर 1 ईयर का होता है। 1 साल के बाद ख़त्म होने पर ये रिकॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, मतलब कि लोकसभा का टर्म जब तक चलता रहता है ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। एक ख़त्म होगा दूसरा आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मेंबर्स मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, मतलब कि जो भी मिनिस्टर की पदवी संभाल रहे हैं वो इन कमिटीज़, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के मेंबर नहीं बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमिटीज़ जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस, होम, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होते हैं, यूजुअली ये देखा जाता है कि इनके जो भी चेयरमैन होंगे या चेयरपर्सन होंगे वो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इसी तरीके से एक होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसके मेंबर होते हैं। एक और टाइप है सेलेक्ट कमेटी। इनका काम ये होता है कि ये पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करते हैं और यहाँ पर लिमिटेशन ये होती है कि इनके जितने भी मेंबर्स होंगे वो किसी एक हाउस से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2019 का राज्यसभा ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 को एक सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया था। अब यहाँ पर जो 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट किए गए थे इस पूरे बिल को पढ़ने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, वो सब के सब राज्यसभा से ही थे। तो ये थी सेलेक्ट कमेटी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या कमेटी के पास कोई टाइम बाउंडेशन होता है इस बिल को एग्जामिन करने का, या फिर कोई भी बिल जो है वो कमेटी तक पहुँचती कैसे है। उसके लिए बताया गया है कि भाई 3 रास्ते हैं। पहला ये कि अगर जो मिनिस्टर ऐसे बिल को पायलट कर रहा है, मतलब उसको हेड कर रहा है, अगर वो रिकमेंड करता है हाउस में कि हमें एक सिलेक्ट कमेटी की ज़रूरत है जिसके बेसिस पर हम इस बिल को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर सकें, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि हम इसके लिए कोई भी जॉइंट कमेटी बैठा सकते हैं जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके मेंबर बन जाएं। दूसरा तरीका ये है कि मिनिस्टर ने ऐसा कुछ भी बोला नहीं, लेकिन उस हाउस का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इस बिल को हम किसी भी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेंगे एग्जामिन करने के लिए। तीसरा रास्ता है कि कोई भी बिल एक हाउस से तो पास हो गया है लेकिन दूसरे हाउस में पास होने के लिए वो किसी भी सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। जो भी कमेटी का रिजल्ट आता है वो लोग प्रॉपर डिटेल्ड एग्जामिन करते हैं उस पूरे बिल को। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, सिटीजन्स के पास जाके उनके कमेंट्स को लेते हैं, उनके सजेशंस को सुनते हैं। उसके बाद वो अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं जिसमें कि उस बिल को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, वैसे रिकमेंडेशंस होते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं। ये जो भी रिपोर्ट होता है वो केवल और केवल रिकमेंडेटरी नेचर का होगा कि बस ये रिकमेंड कर सकते हैं, बाइंडिंग नहीं होंगे ये। हमारा आर्टिकल क्वेश्चन आवर के बारे में है। क्वेश्चन आवर के बारे में प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी न्यूज़ में है क्वेश्चन आवर। क्यों? लोकसभा के सेक्रेटरीट ने ये बोला है कि कोविड-19 के कारण क्वेश्चन आवर का सेशन नहीं कंडक्ट होगा
इस बार के मानसून सेशन में। हालांकि जब कंट्रोवर्सी जनरेट हुई तो लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा ये बोला गया जो स्टार्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जा सकते, अनस्टार्ड क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन आवर में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस और सबसे लास्ट में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगा होता है और मिनिस्टर्स को इनका आंसर ओरली देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं उस एमपी के द्वारा जिसने स्टार्ड क्वेश्चन पूछा है। दूसरे नंबर पे अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर्स मिनिस्टर्स रिटन फॉर्म में दे सकते हैं। चूंकि आंसर रिटन फॉर्म में दिया जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी फॉलोअप क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तीसरे नंबर पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अगर देखो क्वेश्चन पूछने के लिए 10 दिनों से कम का समय दिया गया है तो वो होगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और इसका आंसर भी ओरली दिया जाता है। ये क्वेश्चन आवर जो होता है ना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का काम करता है। फाइनल अथॉरिटी देखो क्वेश्चन आवर के कंडक्ट के मामले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है। वैसे तो क्वेश्चन आवर हर एक दिन होता है जब जब पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। जिस दिन प्रेसिडेंट अपना एड्रेस देते हैं एमपीज को सेंट्रल हॉल में और दोनों हाउसेज इकट्ठा होते हैं, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं कंडक्ट होता। इसके अलावा जब बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस दिन भी क्वेश्चन आवर का सेशन नहीं कंडक्ट होता। नेक्स्ट है जीरो आवर। देखो वैसे क्वेश्चन आवर के बारे में तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के में मेंशन है, बट जीरो आवर के बारे में मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। तो ये इंडिया की इन्वेंशन है, इंडिया की इनोवेशन है। 1962 के बाद से ही जीरो आवर का सेशन पार्लियामेंट में कंडक्ट होता है। इसे जीरो आवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आवर के बाद में कंडक्ट होता है। देखो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है सुबह 11 बजे से, 1 घंटे तक क्वेश्चन आवर का सेशन चलता है, इतने 12 बज जाते हैं। तो 12 बजे ये जीरो आवर का सेशन कंडक्ट होता है, इसलिए नाम रख दिया जीरो आवर। और या फिर इसे आप कह सकते हो पार्लियामेंट का एजेंडा जब से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन आवर के बीच का जो समय होता है उसे कहा जाता है जीरो आवर। और होता क्या है इस जीरो आवर में? जीरो आवर में देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा बहुत ही जरूरी और अर्जेंट मैटर्स रेज किए जाते हैं बिना प्रायर नोटिस के। जैसे देखो अभी इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं और पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज है, मतलब चल रहा है, तो फिर अगर वैसे क्वेश्चन पूछना होगा तो नोटिस देना पड़ता है प्रॉपरली। लेकिन अर्जेंटली इस इशू पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो जीरो आवर में ये इशू उठा सकते हैं और इसके लिए किसी नोटिस को देने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में राज्यसभा के अंदर ऐसे 8 एमपीज थे, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे जिनको अपने बुरे व्यवहार की वजह से हाउस के अंदर उन्होंने कुछ बुरा व्यवहार किया था जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन के लिए एक वॉइस वोट एज ए मोशन पास करा दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर अगर किया जा सकता है तो कौन करेगा। यूजुअली अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीकर जो होता है ना, उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब राज्यसभा के अंदर बात करते हैं तो चेयरमैन के पास ये पावर नहीं होता है। 255 रूल नंबर के अंदर वो इतना डायरेक्ट तो कर सकता है कि किसी मेंबर ने अगर बुरा व्यवहार किया है, इसका जो वर्ड यूज किया जाता है वो है ग्रॉसली डिसऑर्डरली टू विथड्रॉ। ठीक है, अगर इस ओपिनियन में ये चेयरमैन आ जाते हैं कि इनको अब विथड्रॉ करने के लिए ये अब बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम इनको विथड्रॉ या फिर सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसा अगर चुनाव ये करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मोशन पास होता है। मतलब इनके पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं है, चेयरमैन अपना इकलौते बेसिस पर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्पीकर के जैसा इनके पास पावर नहीं है। ठीक है, ये मेंबर्स को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब ये करते क्या हैं, बाकी लोगों के संज्ञान में ला सकते हैं, मतलब उनके नॉलेज में ला सकते हैं। सिंपली एक मोशन पास होगा। हालांकि एक और मोशन भी पास किया जा सकता है जिसमें कि इनका सस्पेंशन खत्म करा दिया जाए और ये वापस से उसी सेशन में वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे राज्यसभा के अंदर में काम करने लगे। यहाँ पर जो मोशन अडॉप्ट करने की बात होती है जिससे कि एक मेंबर सस्पेंड हो रहा है, वो केवल और केवल उस सेशन के रिमेनिंग दिन के लिए ही है। जितने बचे हुए दिन हैं ना उस सेशन में, केवल उतना ही हो सकता है।
जैसा कि मॉनसून सेशन चल रहा है तो केवल उसी सेशन में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट विंटर सेशन आएगा तो वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे वो काम कर सकेंगे। अगला आर्टिकल हमारा टर्मिनेशन ऑफ सेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में लोकसभा को एडजर्न साइन डाई कर दिया गया। इसी के साथ इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये सेशन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेशन में कन्वर्ट हुआ। टर्मिनेशन ऑफ सेशन की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कामकाज पार्लियामेंट में चल रहा है उसको रोक दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग नाम भी है। जैसे कि एक है एडजर्नमेंट करना, एक है एडजर्नमेंट साइन डाई करना, एक है प्रोरोगेशन करना और एक है डिसोल्यूशन करना। अब इन चारों का मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट का। एडजर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी कामकाज चल रहा होता है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए बता के करते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर रहे हैं या फिर 2 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं या फिर कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। इसमें नंबर्स काउंटेड होते हैं। पार्लियामेंट दोबारा कब बैठेगी ये बताया जाता है, उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें कुछ बताया नहीं जाता कि दोबारा सेशन कब होगा। मतलब कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए पार्लियामेंट की सिटिंग्स को टर्मिनेट कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उसमें हम ये बोलेंगे कि आज हम लोग एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं और हम लोग इनडेफिनिट पीरियड डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। सिंपली एडजर्न किया जाता है और दोबारा मिलने का समय ही नहीं बताया जाता। तो ये समझ लिया जाता है कि भाई ये एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया है। यहाँ पर जो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई का पावर होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, मतलब कि लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास। तीसरा है प्रोरोगेशन, और इसका पावर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ना होकर प्रेसिडेंट के पास होता है। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जब भी मान लो एक सेशन खत्म हो गया, मान लो अभी मॉनसून सेशन चल रहा होगा और मॉनसून सेशन खत्म कर दिया, तो एक क्या हुआ कि उस सेशन का बिजनेस लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो उस टाइम पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा कि हम एडजर्नमेंट साइन डाई कर रहे हैं, मतलब एडजर्न कर रहे हैं बिना किसी समय को बताए। और उसको कंप्लीशन का सिंबलाइज करने के लिए कि हाँ भाई इस बार का सेशन खत्म हो गया है, प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं इस पूरे सेशन को प्रोरोग करता हूं। अब यहां पर प्रोरोग तब भी प्रेसिडेंट कर सकता है अगर पार्लियामेंट का ये सेशन चलता रहे, मतलब कंप्लीट नहीं भी हुआ है तभी प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। लेकिन यूजुअल डेज में जब भी प्रोरोगेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि उस सेशन का बिजनेस कंप्लीट हो गया है। चौथा आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सबसे पहले तो आप ये समझो कि केवल और केवल लोकसभा का ही हो सकता है। राज्यसभा चूंकि अपने आप में एक परमानेंट हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स चेंज होते हैं और ये लगातार चलते रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। मैं बंद इन द सेंस कि कभी भी राज्यसभा ऐसा नहीं होगा कि अब पूरे के पूरे सब लोग राज्यसभा एक साथ खत्म कर दिया गया और वापस से पूरे राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव हो, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। राज्यसभा में हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेंगे ही। डिसोल्यूशन जो होता है वो एक एग्जिस्टिंग हाउस को डिसॉल्व कर देता है। उसको बताता है कि भाई अब ये हाउस समाप्त हो चुका है, अब नया हाउस आएगा। नया हाउस मतलब जनरल इलेक्शन होंगे वापस से और उसके बाद नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, उसके बेसिस पर फिर नया हाउस बनेगा। और लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है? ये भी प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट आर्टिकल, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज। अब किस कंटेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं? देखिए, रोहिणी कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2017 में। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ये लोग ये देखना चाह रहे थे ओबीसीज के अंदर जितने भी सब कैटेगरीज के लोग आते हैं, यानी अलग अलग कास्ट से जो लोग आते हैं, किस तरह से ये सब कैटेगरीज कास्ट को बेनिफिट्स मिले हैं रिजर्वेशन के, मिले भी हैं या नहीं मिले हैं। इस कमीशन को जी रोहिणी चेयर कर रही है, जो कि चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। इसका टर्म इनिशियली अक्टूबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक का था। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मई 2019 तक के लिए। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे 2019 की बात हम 2020 में क्यों कर रहे हैं? तो मैं बता दूं आपको, कास्ट से रिलेटेड हर चीज कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे और इतना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। इसीलिए रोहिणी कमीशन का टर्म फिर एक मर्तबा एक्सटेंड कर दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है टर्म एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर अब तक ये कमीशन ने काम क्या किया है? देखिए, कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि ये सब कैटेगरीज को फिक्स्ड कोटा रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ये फिक्स्ड कोटा 8 से 10% के बीच में होगा। यानी देखिए,
27% के ऊपर नहीं मिलेगा, ये 8 से 10%, 27% के अंदर ही 8 से 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। किनको? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज को। देखिए मैं फिर एक मर्तबा समझाता हूं आपको, ओबीसीज में कितने परसेंट रिजर्वेशन होता है आपको पता ही होगा, 27% होता है, राइट। अब ये 27% कितने कास्ट को मिलेगा? 2633 कास्ट आते हैं ओबीसीज में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और ये 2633 कास्ट को ये रिजर्वेशन मिलेगा 27%। लेकिन हो क्या रहा था, इसमें से 1900 कास्ट ऐसे हैं जिनको या तो 3% ही मिला है बेनिफिट इसका रिजर्वेशन का, या नल मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो यही देखते हुए रोहिणी कमीशन ने यह डिसाइड किया हमें और ज्यादा समय चाहिए इसको स्टडी करने के लिए। एज ऑफ नाउ हम 8 से 10% ये 1900 कास्ट को प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड कोटा रिजर्वेशन। इसीलिए ये फिर एक मर्तबा न्यूज में आ गया है। और ये जो जी रोहिणी कमीशन है वो 4 मेंबर कमीशन होगी, और इसकी परमिशन हमें कहाँ मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 340 में इजाजत ये देता है कि देखिए अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो आप इनकी बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को जांचने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप किसी भी तरह का कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि आर्टिकल 340 परमिट कर रहा है कि ये कमीशन को अपॉइंट करें, और हमने अपॉइंट भी कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, ये कमीशन का काम क्या है? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन को देखें कि किसको कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं और किसको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये सारे काम अब ये कमीशन कर रही है। और इसके अलावा भी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से नॉर्म्स और पैरामीटर्स, और किस तरह का साइंटिफिक अप्रोच लोगे आप सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, ये सारी चीज ये कमीशन बताएगा आगे चलकर। अब ये ओबीसीज होते क्या है एक्चुअली में? ओबीसीज एक कलेक्टिव टर्म है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज। ठीक है, वो ऐसे कास्ट जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज है। अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मंडल कमीशन करके आया था 1990 में। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अदर बैकवर्ड क्लासेस 27% रिजर्वेशन मिलेगी इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह डिसीजन गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं ले लिया है। मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 which was set up in 1979 and chaired by बीपी मंडल। ये मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बैकवर्ड हो गए थे। देखिए, सब कैटेगराइजेशन का आइडिया तो बहुत पहले ही मिल गया था हमें। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1955 में इन्होंने ही प्रपोज किया था सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए ओबीसीज का। बाद में चल के 1979 में मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और इन्होंने कहा सब कैटेगराइजेशन बिल्कुल होना चाहिए इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो स्पेसिफिकली बात करूं मैं, मंडल कमीशन में एक मेंबर थे LR नायक, इन्होंने ये प्रपोज किया था कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात कर लेंगे हम। आर्टिकल 338, इट वॉज द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट दैट एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी तक ये चला आ रहा था कि जो कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है वही इनके प्रॉब्लम्स भी देख रहा था, शेड्यूल्ड कास्ट के भी देख रहा था, अदर बैकवर्ड क्लासेस के भी देख रहा था। द प्रेजेंट एनसीबीसी सेट अप अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1933 एज आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका काम यही है कि सिर्फ ये लोग यही रिकमेंड कर सकते हैं इंक्लूड कौन होंगे ये सब कैटेगरीज में और एक्सक्लूड कौन होंगे, और ये भी काम करता है कि क्रीमी लेयर कैटेगरी में कौन से कास्ट आएंगे। ओबीसी में आप लाभ उठा रहे हैं रिजर्वेशन का और आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से भी ज्यादा हो गई है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको ये रिजर्वेशन बैकवर्डनेस के आधार पे नहीं मिलेगा। आप तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस करता है। द 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
क्या प्रोवाइड करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है एनसीबीसी को। अब ये पावर कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा, और जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे एनसीएससी के द्वारा वो अब न्यू पैनल को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। की फंक्शंस परफॉर्म बाय द पैनल। देखिए, अगर किसी भी तरह का ग्रीवेंसेस है रिजर्वेशन को लेकर या इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस या फिर वायलेंस हो रहा है किसी भी कास्ट के ऊपर, तो ये लोग कमीशन को मूव कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर। ये एक्ट ये भी पावर दे रहा है प्रोपोज कमीशन के लिए, अगर कुछ इंक्वायरी करना है कंप्लेंट्स के आधार पे तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स को लेकर। इसके अलावा भी ये पावर मिल रहा है ये पैनल को, जो कि सिविल कोड को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को देखा। नेक्स्ट आर्टिकल, डिमांड फॉर 6th शेड्यूल स्टेटस। अरुणाचल प्रदेश अपने आप को 6th शेड्यूल में रखना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं ऑब्वियसली। इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो ये चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश को हमारे संविधान के 6वें शेड्यूल में ऐड किया जाए। इनफैक्ट ये लोग ने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है। यही हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट होगा। 6th शेड्यूल में होता क्या है, बेसिक सा आइडिया प्रोवाइड कर देता हूं मैं आपको 6th शेड्यूल के बारे में। 6th शेड्यूल में कोई स्टेट को जब रखा जाता है तब ये लगे हमें कि पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के ट्राइबल रिलीजियन को या सोशल बिलीफ्स को इनके या फिर कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तब इनको 6th शेड्यूल में रखा जाता है। देखिए, इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली डिमांड भी की थी। 2004 और 2007 में एक रेजोल्यूशन पास किया था ये लोग ने, मॉन ऑटोनमस रीजन और पटकाई ऑटोनमस काउंसिल बनाया जाए और इसको 6th शेड्यूल में रखा जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी तो एंटायर स्टेट को रखने की बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने। क्या हमें तो पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, क्या हमने अभी तक किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया जो कि इनको डिमांड करने की जरूरत पड़ गई? हमने बिल्कुल दिया है इनको। एक 371 क्लॉज H, इसके तहत इनको प्रोटेक्शन मिलता है, और दूसरा ILP भी है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। इसके तहत आपको अरुणाचल प्रदेश में इनवर्ट्स जाना हो तो इसको लेना होगा, मतलब ये परमिशन लेना होगा ILP की। फिर ये क्या है किस्सा, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने इससे पहले भी डिमांड किया था कि जो आर्टिकल 371H है वो हमें नहीं चाहिए। अगर अरुणाचल प्रदेश को आपको कहीं रखना है तो आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G में रख सकते हैं आप, जैसा कि आपने रखा है नागालैंड और मिजोरम को। अब ये देखिए 371H में ऐसी कौन सी बात हो गई जो 371A एंड 371G से अलग है। पहले हम समझते हैं 371A और 371G में क्या है। इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है रेस्पेक्ट टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉस एंड राइट्स टू ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम रेस्पेक्टिवली। और आर्टिकल 371H में क्या होगा, इसमें देखिए स्टेट गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इन रेस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस इन रिलेशन देयरटू। ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको प्रोटेक्ट करना है। ये थोड़ा कम है व्हेन कंपेयर टू 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल एक बड़ा सा रेडार, बड़ा सा एरिया कवर करता है और 371H बहुत छोटा सा एरिया। इनफैक्ट 371A एंड 371 क्लॉज G ये भी बहुत सारा बड़ा एरिया कवर करते हैं। लेकिन अब इनकी डिमांड ये नहीं है कि 371H को हटाकर 371A या 371G में इनको ऐड किया जाए। अब इनका डिमांड ये है कि 6th शेड्यूल में अरुणाचल प्रदेश को रखा जाए। दो एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश में क्या लॉ है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 ही चल रहा है। ये प्रोहिबिट करती है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू द अरुणाचल प्रदेश एरिया विदाउट अ वैलिड ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट। वैलिड जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट होगा अरुणाचल प्रदेश के एरिया में एंटर करने के लिए, उसको कहते हैं हम इनर लाइन परमिट। अब देखिए इनर लाइन परमिट क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट that allows an Indian citizen to visit or stay in a state that is protected under ILP system। अब इसमें दो तीन बात जाने आप, ये परमिशन स्टेट गवर्नमेंट देती है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये परमिशन मिलने के बाद आप 10 या 15 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते अरुणाचल प्रदेश में। अगर वहां पे काम करने जा रहे हैं तो आपको 6 महीने में या 1 साल में आपको रिन्यू करना पड़ेगा ILP। इस तरह का लॉ बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये एरिया के ट्राइबल लोग को प्रोटेक्ट करना है।
It is British era regulation under BEFR एक्ट 1873। यहाँ पे क्राउन का मतलब ब्रिटिश एम्पायर का अपना ओन इंटरेस्ट था अरुणाचल प्रदेश में, कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे। तब ये बताया जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक लाइन के बियॉन्ड कोई नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज कैरी आउट होंगे, अगर आप जाओगे तो एक्सप्लॉइट होगा। वही लॉ हमने वहाँ पे आज़ादी के बाद में इंप्लीमेंट कर दिया कि आईएलपी लेकर ही जाना है। आईएलपी में अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी नागालैंड, मिजोरम आते थे, लेकिन रिसेंटली मणिपुर को भी ऐड कर दिया गया है। ये तो इंडिया के लोगों के लिए है, और बाहर के लोगों के लिए यानी फॉरेनर के लिए क्या परमिशन है? जो भी फॉरेनर होगा एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ भूटान, हर फॉरेनर को, सिर्फ भूटान वालों को छोड़कर, अगर ये लोग को एंटर करना है ये रेस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया में, इनको स्पेशल परमिट लेने की जरूरत होगी। ये परमिट का नाम है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। मैं फिर से एक बार समझाता हूं आपको। इनर लाइन परमिट इंडियन सिटीजन्स के लिए होगा, वेयरएज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट ये फॉरेनर्स के लिए होगा। लेकिन फॉरेनर्स के लिए एक छूट ये है, भूटान को छूट दी गई है कि भूटान को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। आइए अब देखते हैं सिक्स्थ शेड्यूल क्या है। सिक्स्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द ट्राइबल कम्युनिटीज टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये एरियाज में ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज को स्पेशल पावर दिए गए हैं अंडर सिक्स्थ शेड्यूल, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 271 क्लॉज 1। अब जो भी स्टेट यहाँ पे आएगा, सिक्स्थ शेड्यूल में आएगा, तो इनको बहुत सारे ग्रांट्स भी दिए जाएंगे जो चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और ये ग्रांट्स में स्पेसिफिक ग्रांट्स होंगे टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज इन अ स्टेट। तो एक तो ग्रांट्स मिलेंगे और स्पेशल ग्रांट्स भी मिलेंगे कि इनके वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज कैरी आउट किया जाए, ये सिक्स्थ शेड्यूल एरिया में जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं उनके लिए। और जो भी सिक्स्थ शेड्यूल में स्टेट्स आए हैं, जैसा कि मैंने कहा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में। इनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी वो स्टेट में। जैसा कि अगर असम की बात करें हम, तो असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है और दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मेघालय में देखिए गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एंड खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में भी है, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम में चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना जरूरी होगा। अब देखिए आर्टिकल 371 क्या है। आर्टिकल 371 हम यहाँ पढ़े थे, आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371G। यहाँ पे समझाता हूं मैं इसका मकसद क्या था। आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371J तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं वो स्पेशल प्रोविजन है। ये किनको मिलेंगे? ये 11 स्टेट्स को मिलेंगे। टू मीट द एस्पिरेशंस to protect the cultural and economic interests of the tribal and local people or to maintain law and order condition in some part of the state। तो 371 से लेकर 371J में यही बात की जा रही है कि प्रोटेक्ट करना है कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसीलिए बहुत सारे अपने अपने फायदे हैं सिक्स्थ शेड्यूल में जाने के लिए, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश ये चाह रहा है कि सिक्स्थ शेड्यूल में एंटर कर जाएं। अब जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश को देखने के बाद में बहुत सारे स्टेट से डिमांड उठेगी कि हमें भी सिक्स्थ शेड्यूल में एंटर होना है। इससे रिलेटेड और थोड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अरुणाचल प्रदेश ऐसे ही रेजोल्यूशन पास होने के बाद नहीं जाएगा सिक्स्थ शेड्यूल में। इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड आर्टिकल 368। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जो कि आर्टिकल 338A में आता है, इन्होंने रिकमेंड किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल एरिया अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा वो स्टेट्स में जो सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं या फिर इनर लाइन परमिट एरियाज में आते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।